हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्रेंड काव्य के गुण के बारे में। तो देखिए इसमें काव्य के गुण, ठीक है। अब काव्य के गुण पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काव्य के गुण किसे कहते हैं, ठीक है, और किस विद्वान ने इसके बारे में क्या कहा है। तो देखिए पहले इसमें जानते हैं काव्य के गुण के अर्थ, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें इसके प्रकार। तो देखिए इसमें काव्य का गुण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसमें काव्य के सौंदर्य, ठीक है, काव्य के सौंदर्य, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तथा 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 हमेशा विद्यमान रहने वाले, हमेशा विद्यमान रहने वाले धर्म को ही काव्य के गुण कहते हैं, ठीक है, को ही काव्य के गुण कहते हैं। अब ये क्या होता है फ्रेंड, तो इसमें हम देखते हैं कि जो भी काव्य होता है तो काव्य का सौंदर्य बढ़ाने में जिन धर्मों का योगदान होता है, तो जिनसे काव्य की शोभा बढ़ती है और हमेशा ये काव्य में उपस्थित रहते हैं, हमेशा काव्य में विद्यमान रहते हैं, ऐसे धर्मों को, ऐसे गुणों को ही हम काव्य के गुण कहते हैं। आ रहा समझ में। जैसे अपन देखते हैं कि एक इंसान के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होते हैं, जैसे हमेशा ईमानदार रहना, चरित्रवान रहना, कभी झूठ न बोलना, आ रहा समझ में, कर्मठ होना। ऐसे व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, ऐसे ही गुण काव्य के भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये काव्य का गुण का अर्थ मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर देखिए एक विद्वान है आचार्य बामन। तो आचार्य बामन ने क्या कहा है इसके गुण के बारे में, आचार्य बामन, ठीक है। तो आचार्य बामन ने इसके बारे में कहा था कि काव्य, इन्होंने कहा कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मो गुणाः, ये इन्होंने कहा था। ये किसने कहा है, तो काव्य शोभाया कर्तारो धर्मो गुणाः, ये आचार्य बामन ने कहा था इसके बारे में, काव्य के गुण के बारे में। तो ये तो इन्होंने संस्कृत में कहा। फिर इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ यह होता है, इन्होंने कहा इसके बारे में कि इसका अर्थ क्या है। तो देखिए इसका अर्थ क्या हो जाता है। तो इसका अर्थ उन्होंने कहा कि शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को ही अर्थ के शोभा कारक धर्म को ही काव्य के गुण कहा जाता है, काव्य के गुण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये किसने कहा है, तो ये कहा है आचार्य बामन ने। तो आचार्य बामन ने कहा था कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मो गुणा, मतलब इन्होंने कहा कि भैया जो शब्द और अर्थ होते हैं, तो शब्द और अर्थ के जो शोभा कारक गुण होते हैं उसको ही काव्य के गुण कहा जाता है। ये कहा था इन्होंने, किसने, आचार्य बामन ने। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। जिस काव्य के गुण की अपन बात कर रहे हैं, तो काव्य के गुण के बारे में सबसे पहले किसने विचार व्यक्त किया था, सबसे पहले किसने काव्य के गुण के बारे में चर्चा की थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले भरत मुनि, ठीक है, भरत मुनि ने सबसे पहले काव्य के गुण के बारे में बताया था। तो भरत मुनि ने एक रचना लिखी थी जिनका नाम था नाट्यशास्त्र। क्या नाम था इनका, ये था इनका नाम नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र में इन्होंने काव्य के 10 गुण के बारे में बताए थे। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरत मुनि ने काव्य के कितने गुण बताए थे, तो इन्होंने नाट्यशास्त्र में काव्य के गुण कितने बताए थे, तो इन्होंने 10 बताए थे। आ रहा समझ में। तो 10 कौन कौन से बता दिए थे इन्होंने, तो मैं कुछ बताता हूँ आपको। देखिए, तो इन्होंने बताया था माधुर्य,
ओज, प्रसाद, समता, उदारता, सुकुमारता, समता, ठीक है, आदि। ऐसे इन्होंने 10 गुण बताए थे। किसने? भरत मुनि ने। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए सबसे पहले काव्य के 10 गुण किसने बताए थे? तो भरत मुनि ने बताए थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये कब की बात है? बहुत पुरानी बात है, लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, जब इन्होंने भरत मुनि ने ये काव्य के 10 गुण के बारे में बताया था और ये रचना लिखी थी नाट्यशास्त्र। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में आगे अपन देखते हैं तो आचार्य वामन ने, तो आचार्य वामन ने फिर एक रचना लिखी थी जिसका नाम आपको याद रखना है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, और इसमें इन्होंने फिर 2 गुण इसके बताए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आचार्य वामन है, ठीक है, आचार्य वामन ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है काव्यालंकार। ये आपको ध्यान रखना है। तो काव्यालंकार ये इनकी रचना होती है, और इन्होंने फिर जो काव्य के गुण थे, जो 10 गुण बताकर गए हैं भरत मुनि, तो इनकी सुस्पष्ट उन्होंने व्याख्या की या सुस्पष्ट वर्णन किया। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि जो काव्य के गुण होते हैं उनका स्पष्ट वर्णन किसने किया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा किसका? आचार्य वामन का। तो आपको ध्यान रखना होगा इन्होंने काव्य के गुण का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया। काव्य के गुणों का सुस्पष्ट वर्णन इन्होंने किया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि बताइए काव्य के गुण का सुस्पष्ट वर्णन किसने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम, तो ये आपको ध्यान रखना होगा आचार्य वामन ने। लेकिन ध्यान रहे कि इनसे पहले कौन बताकर चले गए थे? तो इनसे पहले भरत मुनि बताकर चले गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में इन्होंने फिर काव्य के कितने गुण बताए थे? तो आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने काव्य के 2 गुण बताए थे फ्रेंड। इन्होंने काव्य के 2 गुण बताए हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो काव्य के 2 गुण इन्होंने कौन कौन से बताए? तो इन्होंने पहला प्रकार बता दिया कि शब्द, ठीक है, और इसके बाद फिर दूसरा बता दिया इन्होंने अर्थ। तो ऐसा इन्होंने 2 इसका अर्थ बताकर ये चले गए थे। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य वामन ने काव्य के कितने गुण बताए थे, तो आपको ध्यान रखना है शब्द और अर्थ, ये 2 इन्होंने इसके प्रकार बताए थे जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखें, इसमें आगे चलकर फिर हम देखते हैं कि जो आचार्य दंडी थे, तो आचार्य दंडी ने भी इसके काव्य के कितने गुण बताए थे जो आपको ध्यान रखना है। अगला नाम आता है आचार्य दंडी का। आचार्य दंडी ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था काव्यादर्श। ठीक है, काव्यादर्श, यह आचार्य दंडी ने रचना लिखी थी। और आचार्य दंडी ने भी काव्य के गुण कितने बताए थे? तो इसमें काव्य के इन्होंने 10 गुण बताए थे। ठीक है, तो इन्होंने इसमें काव्य के 10 गुण बताए थे। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य दंडी स्वामी ने कितने गुण बताए थे काव्य के, तो इन्होंने 10 बताए। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर किसने किसने क्या बताया? तो इन्होंने कौन कौन से बताए थे? तो इन्होंने जैसे माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है, ठीक है, इसके बाद फिर समता है, सुकुमारता है, ठीक है, आदि। ऐसे 10 गुण इन्होंने बताए थे। किसने? आचार्य दंडी स्वामी ने। तो इनके बारे में अगर आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने 10 गुण के बारे में किस अपनी रचना में चर्चा की है, तो इन्होंने जो काव्य आदर्श रचना लिखी है इसमें इन्होंने बताया था आचार्य दंडी स्वामी ने। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला जाता है आचार्य विश्वनाथ। अगले विद्वान का नाम आता है आचार्य विश्वनाथ। तो जो आचार्य विश्वनाथ हैं इन्होंने कितने प्रकार बताए इसमें? तो आचार्य विश्वनाथ ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम आपको ध्यान रखना होगा साहित्य दर्पण। इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था साहित्य दर्पण। और साहित्य दर्पण में इन्होंने काव्य के गुण कितने बताए थे? तो इसमें इन्होंने काव्य के 3 गुण बताए। कितने बताए इन्होंने? तो काव्य के गुण इन्होंने 3 बताए, ये आपको ध्यान रखना होगा।
तो काव्य के 3 गुण कौन कौन से बताए इन्होंने, तो आपको ध्यान रखना है कि पहला बताया इन्होंने माधुर्य गुण, पहला इन्होंने बताया माधुर्य गुण, और इसके बाद फिर दूसरा बताया इन्होंने ओज गुण, और तीसरा बताया इन्होंने फिर प्रसाद गुण। तो ऐसे हम देखते हैं कि इन्होंने कितने गुण बताए थे, तो इन्होंने ऐसे 3 गुण बताए थे जो आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इन्होंने कितने बताए थे प्रकार, तो इन्होंने साहित्य के जो काव्य के गुण होते हैं उसके 3 प्रकार बताए थे, माधुर्य, ओज और प्रसाद। किस रचना में बताए थे इन्होंने, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो साहित्य दर्पण इनकी रचना होती है उनमें इन्होंने बताए थे। अब इसके बाद फिर देखिए आगे अगला आ जाता है, अगले विद्वान का नाम आता है आचार्य मम्मट। ठीक है, तो जो आचार्य मम्मट थे इनकी एक रचना के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। तो आचार्य मम्मट ने एक रचना लिखी थी, आचार्य मम्मट। ठीक है, तो आचार्य मम्मट ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम आपको ध्यान रखना है काव्य प्रकाश। इनकी रचना का नाम क्या है, काव्य प्रकाश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और काव्य प्रकाश में इन्होंने काव्य के कितने गुण बताए थे, तो आपको ध्यान रखना है कि इस काव्य प्रकाश में काव्य के इन्होंने इसमें भी 3 गुण बताए। तो इन्होंने 3 गुण कौन कौन से बताए, तो वही इन्होंने बताए। देखिए इसमें पहला, तो पहला इन्होंने बताया माधुर्य गुण। ठीक है, पहला इन्होंने बताया माधुर्य गुण, दूसरा इन्होंने बताया फिर दूसरा प्रसाद गुण, दूसरा उन्होंने बताया फिर ओज गुण, और तीसरा फिर बताया इन्होंने प्रसाद गुण। तो ऐसे अपन देखते हैं कि इन्होंने भी काव्य के कितने गुण बताए, 3 गुण बताए। किसने, आचार्य मम्मट ने। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने गुण होते हैं, तो आपको 3 गुण बताना होगा। फिर आपसे अगर पूछा जाता है कि उन्होंने किस रचना में ये 3 गुण बताए, तो आपको ये नाम ध्यान रखना होगा, काव्य प्रकाश। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर आगे हम देखते हैं कि जो एक और विद्वान आते हैं जिनका नाम था आनंदवर्धन। अगले विद्वान का नाम आता है आनंदवर्धन। तो आनंदवर्धन ने क्या किया, तो आचार्य आनंदवर्धन इन्होंने भी काव्य के 3 गुण ही बताए थे। कौन कौन से, तो माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इनके अनुसार भी काव्य के 3 ही गुण होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने काव्य के कितने गुण बताए थे, तो इन्होंने भी 3 गुण बताए। तो ये 3 गुण कौन से थे, तो इन्होंने बताया पहला माधुर्य गुण होता है, फिर इसके बाद में दूसरा हो जाता है ओज गुण, और फिर इसके बाद तीसरा होता है प्रसाद गुण। तो ऐसे इन्होंने ये 3 गुण इन्होंने भी बताए। और आचार्य आनंदवर्धन ने कहा था कि जो काव्य के 3 गुण होते हैं ये रस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आ रहा समझ में, तो इन्होंने कहा कि ये तो रस के अंग होते हैं। किसने कहा, ये कहा था आनंदवर्धन ने। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसने कहा था कि काव्य के गुण रस के अंग होते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था कि काव्य के गुण रस के अंग होते हैं, रस के अंग होते हैं। ये इन्होंने कहा है, किसने, आनंदवर्धन ने। तो आचार्य आनंदवर्धन ने कहा था कि जो काव्य के गुण होते हैं, तो ये काव्य के गुण तो रस के अंग होते हैं, इनके बिना रस का कोई महत्व नहीं होता। ये इन्होंने कहा था आनंदवर्धन ने। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर कि रस के गुण कितने होते हैं और किन किन विद्वानों का क्या क्या मत है, ये आपको हमने अभी बताया है। अब काव्य के गुण हमें कितने पढ़ना है, तो काव्य के गुण हमें 3 पढ़ना है। कौन कौन से, तो माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। और इन्हीं 3 गुण से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें काव्य के गुण के बारे में शुरू करते हैं हम, काव्य के गुण। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें काव्य के गुण। तो काव्य के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें। तो काव्य के 3 गुण में पहला गुण देखिए यहाँ पर, पहला हो जाता है माधुर्य गुण, पहला हो जाता है माधुर्य गुण, दूसरा हो जाता है ओज गुण, और तीसरा होता है प्रसाद गुण। ऐसे हम देखते हैं कि इसमें इसके कितने प्रकार हो जाते हैं,
काव्य के गुण के, तो 3 गुण होते हैं फ्रेंड, याद रखना। एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काव्य के कितने गुण होते हैं, तो ये 3 गुण आपको ध्यान रखना होगा। और अगर किसी विद्वान का नाम दे रहा है, स्पेशली किसी विद्वान का नाम देकर आपसे अगर पूछा जा रहा है कि इस विद्वान के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं, तो जितनी संख्या उस विद्वान ने बताई है उसके अनुसार आपको आंसर देना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आचार्य बामन के अनुसार काव्य के कितने गुण है, तो आपको 2 ही बताना होगा, ठीक है, शब्द गुण और अर्थ गुण। और अगर पूछे कि भरत मुनि के अनुसार काव्य के कितने गुण होते हैं, तो 10 बताना है। अगर आचार्य दंडी के अनुसार पूछे तो आपको 10 बताना है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार पूछे तो आपको 3 बताना है। आचार्य मम्मट के अनुसार पूछे तो 3 बताना है। आचार्य भामा के द्वारा अगर पूछे तो भी 3 बताना है, क्योंकि आचार्य भामा ने भी 3 ही गुण बताए थे। ओज गुण, पहला माधुरी गुण, दूसरा ओज और तीसरा प्रसाद गुण। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में अंत में मैंने आपको बताया था कि जो आनंदवर्धन आचार्य थे, तो आचार्य आनंदवर्धन ने भी काव्य के 3 ही गुण बताए, और उन्होंने तो कहा था कि जो काव्य के गुण होते हैं ये रस के अंग होते हैं। आ रहा समझ में। तो ये ऐसा सब आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में काव्य के गुण हमें कितने पढ़ना है, तो 3 गुण हमें पढ़ना है, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये 3 गुण के बारे में हमें पढ़ना है फ्रेंड। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला गुण काव्य का माधुरी गुण। काव्य का पहला गुण देखिए यहाँ पर माधुरी गुण। काव्य का पहला गुण होता है माधुरी गुण, ठीक है। अब माधुरी गुण किसे कहा जाता है, तो देखिए इसमें यहाँ पर जो माधुरी शब्द है, ठीक है, यहाँ पर जो माधुरी शब्द है इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है मधुर या मधुरता। इस माधुरी का अर्थ क्या हो जाता है, मधुर या मधुरता। तो फिर हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे इस गुण को, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो माधुरी गुण का मतलब हो जाता है कि काव्य का वह गुण जो मन को प्रसन्न करता है, या जिसको पढ़ने से या सुनने से खुशी मिलती है, या जो कर्णप्रिय होता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसे काव्य के गुण को हम काव्य का माधुरी गुण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो काव्य का गुण किसे कहा जाता है फ्रेंड, काव्य का माधुरी गुण किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब काव्य को पढ़ने से या सुनने से, काव्य को पढ़ने या सुनने से मन प्रफुल्लित होता है, ठीक है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, मतलब मन खुश हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो मन प्रफुल्लित हो जाता है मतलब खुश हो जाता है, और कर्णप्रिय होता है, ठीक है। तो काव्य का वह गुण जिसको पढ़ने या सुनने से मन प्रसन्न हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, और यह कर्णप्रिय होता है, कर्णप्रिय होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाता है कि काव्य का ऐसा गुण या काव्य का वह गुण जिसमें काव्य को पढ़ने पर या सुनने पर मन बिल्कुल खुश हो जाता है, और जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कानों को कर्णप्रिय लगता है, तो उसे हम काव्य का माधुरी गुण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो माधुरी गुण किसे कहते हैं, जो मधुर लगता हो, सीधी सी बात, सुनने में, पढ़ने में, ठीक है। तो काव्य का वह गुण जिसके कारण हमारा मन खुश होता है, हमारा मन प्रसन्न होता है, और इसके कारण हमारे कान को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे कुछ काव्य होते हैं जो सुनने में हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कर्णप्रिय होते हैं, और हमारा मन बिल्कुल खुश हो जाता है। आ रहा समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के गीतों को शामिल किया जाता है, इसमें किस प्रकार की पंक्तियों को शामिल किया जाता है, इसमें कौन से रस की पंक्तियों को शामिल किया जाता है, ये इसमें अब हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए इसमें आगे, देखिए इसमें जो माधुरी गुण होता है, तो माधुरी गुण की विशेषताएं, तो देखिए इसमें माधुरी गुण की विशेषताएं कौन कौन सी हो जाती है। माधुर्य गुण की विशेषताएं, ठीक है। तो माधुरी गुण की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो देखिए इसमें पहली विशेषता क्या होगी माधुरी गुण की, तो पहली विशेषता तो ये होती है इसकी कि इसमें जो भी रचनाकार रचना करता है माधुरी गुण में,
तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी पड़ती है, या इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता तो ये हो जाती है कि जब भी कोई माधुर्य गुण में रचना लिखता है तो लंबे लंबे समासिक पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग वर्जित होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो लंबे लंबे समासिक पद होते हैं तो लंबे लंबे समासिक पदों का प्रयोग इसमें वर्जित होता है। इसमें लंबे लंबे समासिक पदों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे आवश्यकता अनुसार, ये ऐसा लिखते हैं अपन, आवश्यकता अनुसार, तो ऐसे इसमें नहीं लिखते, ये नहीं लिखा जाता। ऐसे लंबे लंबे समासिक पदों का उपयोग इसमें नहीं करते हैं। दूसरा कि इसमें लंबे लंबे संयुक्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होता, का प्रयोग वर्जित होता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो लंबे लंबे और संयुक्त अक्षर वाले होते हैं, जिसमें आधा त फिर आधा क फिर आधा र, ऐसे जो जुड़े रहते हैं अर्थमत में, तो उनका प्रयोग इसमें वर्जित होता है। जैसे अपन देखते हैं कि एक तो ये हो जाता है, फिर स्वतंत्रता हो जाता है, ऐसा इस प्रकार के शब्दों का इसमें प्रयोग वर्जित होता है। फिर इसके बाद में तीसरा आ जाता है, जो आपको ध्यान रखना है कि जो माधुर्य गुण होता है, इसकी तीसरी विशेषता होती है कि इसमें करुण रस का प्रयोग, कौन कौन से रसों का प्रयोग होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया जाएगा, पहली बात श्रृंगार रस। दूसरा इसमें शांत रस का प्रयोग किया जाता है, शांत रस। और इसके बाद तीसरा करुण रस। तो जब भी कोई भी रचनाकार रचना लिखेगा माधुर्य गुण में, तो माधुर्य गुण में जब रचनाएं की जाती है तो 3 रसों में रचना की जाती है, ध्यान रखें, श्रृंगार रस में, शांत रस में और करुण रस में, ठीक है। ये 3 रसों में रचनाएं की जाती है, जो आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में इसकी चौथी विशेषता क्या है, तो चौथी विशेषता यह होती है कि इसमें मधुर ध्वनि वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है। मधुर ध्वनि वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है, मधुर ध्वनि वाले वर्णों का प्रयोग होता है इसमें। तो मधुर ध्वनि वाले वर्ण कौन से होते हैं, जैसे क ग ज द, क ग ज और ये द आदि, ठीक है। तो क ग ज द आदि, तो ये जो क ग ज द होते हैं ये मधुर ध्वनि वाले वर्ण होते हैं, और इन्हीं वर्णों का, इन्हीं व्यंजन का प्रयोग किया जाना चाहिए रचना को लिखते समय। अब इसमें कौन से वर्णों को नहीं लिखना चाहिए, कौन से वर्णों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो 5वां सावधानी का जो बिंदु है, या जो 5वीं विशेषता हो जाती है कि इसमें कठोर ध्वनि वाले वर्णों को नहीं लिखना चाहिए। तो कठोर ध्वनि वाले वर्ण वर्जित होते हैं इसमें, कठोर ध्वनि वाले इसमें वर्ण वर्जित होते हैं। मतलब जो कठोर ध्वनि वाले वर्ण होते हैं, जैसे ट वर्ग में, तो ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, ठीक है। तो जो ट ठ ड ढ ण होता है, इनका प्रयोग नहीं होता इसमें, ट ठ ड ढ और ण। तो इस प्रकार से जो कठोर ध्वनि वाले वर्ण होते हैं, इनका प्रयोग इसमें बिल्कुल नहीं होता है माधुर्य गुण में रचना करते समय। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया ये माधुर्य गुण की विशेषताएं हैं, या जब कोई भी रचनाकार माधुर्य गुण में जब कोई भी रचना लिखेगा तो उस समय ये इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसको याद रखकर रचनाएं लिखनी पड़ती है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना होगा कि जब माधुर्य गुण में रचना लिखी जाएगी तो इसमें छोटे शब्दों को, ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखें आप, अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं, तो जो सिंगल बिंदु होते हैं अपन लगाते हैं कि नहीं, जैसे हमने लिखा कि भंग, तो यहाँ पर अपन ने लिखा जो भंग लिखा, तो भंग के ऊपर जो बिंदु है इसको कहते हैं अनुस्वार, ठीक है। तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि छोटे छोटे शब्दों के साथ में, बड़े बड़े शब्दों के साथ में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। अनुस्वार का प्रयोग
छोटे शब्दों के साथ किया जाता है, छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे शब्दों के साथ किया जा सकता है, शब्दों के साथ किया जाता है। तो ये इतनी विशेषताएं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये माधुर्य गुण की विशेषताएं होती हैं। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए माधुर्य गुण की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये इसकी विशेषताएं जो आपको ध्यान रखनी है माधुर्य गुण की। अब इसके बाद देखिए माधुर्य गुण के कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर देखिए माधुर्य गुण के कौन कौन से उदाहरण हो जाते हैं। माधुर्य गुण के उदाहरण, तो माधुर्य गुण के उदाहरण में देखिए पहला उदाहरण आता है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी, मोहिनी मूरत सांवरी, नैना वने विशाल, नैना वने विशाल। ठीक है, तो अब इसमें ये मीराबाई की पंक्ति है। तो इसमें कहा जा रहा है मीराबाई के द्वारा कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, कि हे नंदलाल, ए भगवान श्री कृष्ण आप मेरे नैनों में बस जाओ। आपकी जो मूर्त है, मतलब आपका जो मूर्ति है आपकी, तो आपकी जो मूर्त है वह मेरी आँखों में बस जाए, ठीक है, मेरे नैनों में बस जाए, और आपकी जो विशाल प्रतिमा है ये हमारे हृदय में हमेशा बनी रहे, आपके प्रति हमारे मन में प्रेम का भाव हमेशा बना रहे, आपका भी प्रेम हम पर हमेशा बना रहे। ये मीराबाई की पंक्तियों के माध्यम से कहा जा रहा है। तो इन पंक्तियों को जब हम सुनते हैं तो इन पंक्तियों को सुनने से हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है, हमें सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये ऐसे माधुर्य गुण में ऐसी पंक्तियाँ लिखी जाती है या ऐसी रचनाएं की जाती है। अब इसमें कहीं पर भी इसमें ट ठ ढ ढ ण इस प्रकार के व्यंजन का उपयोग किया गया है क्या? नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसमें जो भी कठोर ध्वनि वाले वर्ण होते हैं उनका उपयोग इसमें नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? अब इसके बाद देखिए ऐसे फिर एक और इसका उदाहरण आ जाता है इसी माधुर्य गुण का। जैसे एक पंक्ति आती है इसमें कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भो हनी हसे देन कहे नहीं जाए। ठीक है, ऐसे ही एक अगला उदाहरण इसका आ जाता है। तो अगला उदाहरण आता है कि बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, और सोह करे भो हनी हसे, सोह करे भो हनी हसे देन कहे नहीं जाए। ठीक है, अब इन पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है? तो इसमें ये भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच की बात है। तो जो बिहारी जी हैं, बिहारी जी की पंक्तियां हैं ये। तो इसमें बिहारी जी कहते हैं कि गोपियों ने क्या किया है? तो गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छुपा दिया है। ठीक है, अब जब भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि आप मेरी मुरली दे दो, लेकिन गोपियाँ मुरली नहीं देती है और गोपियाँ बहुत हंसती हैं। आ रहा समझ में? तो अब इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर ये श्रृंगार रस में लिखी गई पंक्तियाँ हैं फ्रेंड, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर इन पंक्ति में कौन सा इसमें गुण है? तो इसमें है माधुर्य गुण। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इन पंक्तियों में कौन सा काव्य का गुण है। इनका अर्थ आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या है, आपसे पूछा जाएगा, इसे पंक्तियां दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें काव्य का कौन सा गुण होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन पंक्तियों में काव्य का माधुर्य गुण होता है। तो हमको कैसे पहचान में आएगा कि इसमें माधुर्य गुण है? तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें कहीं पर भी ट ठ ढ ढ ण जो कठोर ध्वनि वाले वर्ण होते हैं इनका उपयोग बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा कि मधुर ध्वनि वाले वर्णों का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा इसमें श्रृंगार रस में रचनाएं ज़्यादा लिखी जाती है।
और शांत रस में रचनाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, तो श्रृंगार रस के उदाहरण और जो शांत रस के उदाहरण होते हैं वे इसमें आते हैं माधुर्य गुण में। ये इसकी पहचान होती है और ये आप इस आधार पर इसे याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये काव्य का पहला गुण समाप्त हुआ जिसका नाम है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण समाप्त होने के बाद में दूसरा गुण शुरू हो जाता है ओज गुण। अब देखिए फ्रेंड, इसमें काव्य का दूसरा गुण, तो काव्य का दूसरा गुण होता है ओज गुण। ठीक है, काव्य का दूसरा गुण है ओज गुण। अब काव्य का ओज गुण किसे कहते हैं, तो इसमें याद रखना कि जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर मन में उत्साह उत्पन्न होता है उसे हम ओज गुण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ओज का मतलब ही क्या होता है, उत्साह, उत्तेजना। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि काव्य को पढ़ते या काव्य को पढ़ने या सुनने से, ऐसा लिखो। ठीक है, काव्य को पढ़ने या सुनने से, काव्य को पढ़ने या सुनने से मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है, उसे हम, जो उत्साह उत्पन्न होता है उससे हम ओज गुण कहते हैं। तो जब हम किसी भी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसको पढ़ने से या सुनने से हमारे मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है, जो उत्तेजना होती है, जो जोश उत्पन्न होता है, तो उसे हम ओज गुण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ओज का मतलब ही क्या होता है, तो ओज का मतलब ही होता है उत्तेजना, उत्साह। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये ओज गुण का अर्थ होता है। अब ओज गुण में जब कोई भी रचनाकार रचना लिखता है तो उसमें किन किन बातों का उसे ध्यान रखना पड़ता है, आइए जानते हैं। तो देखिए इसमें इसकी विशेषताएं या सावधानियां। तो जब भी कोई भी रचना ओज गुण में लिखी जाती है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए लेखक को या रचनाकार को, वो देखिए इसमें। तो पहली विशेषता इसकी यह हो जाती है ओज गुण की कि इसमें जितनी भी रचनाएं लिखी जाती है, कौन कौन से रस में लिखी जाती है, तो रसों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें वीर रस में रचनाएं लिखना चाहिए, वीर रस, और इसके बाद फिर रौद्र रस, वीर रस, रौद्र रस। ठीक है, इन रसों का प्रयोग किया जाता है इन रचनाओं में लिखने में। तो जो भी ओज गुण में अगर कोई रचनाएं लिखना चाहता है तो उसे इन दो रसों का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है। फिर इसके बाद में दूसरा क्या है, तो दूसरी इसकी विशेषता यह होती है कि जब रचनाएं लिखी जाती हैं तो कहीं पर भी पंक्तियों में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। पंक्तियों में शिथिलता, ठीक है, पंक्तियों में शिथिलता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पंक्तियों में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी पंक्ति पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ते समय पढ़ते पढ़ते हमारे मन में जो उत्तेजना हो रही है, जो उत्साह उत्पन्न हो रहा है, वह कम नहीं होना चाहिए, वह उत्साह हमेशा बना रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी विशेषता हो जाती है। और तीसरी विशेषता इसकी यह होती है कि इसमें ट वर्ग, ठीक है, ट वर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो ट वर्ग में कौन कौन से जाते हैं, तो ट वर्ग मतलब ट, ठ, ड, ढ और ण। ठीक है, तो ट वर्ग का प्रयोग किया जाता है। ट वर्ग व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ट वर्ग व्यंजनों का इसमें प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, जबकि इससे पहले हमने जो पढ़ाया था आपको माधुर्य गुण, तो माधुर्य गुण की विशेषता क्या थी कि उसमें ये ट, ठ, ढ, ढ, ण इस प्रकार के वर्णों का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि इसमें क्या होगा, इसमें इनका प्रयोग किया जाता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली इसकी विशेषता हो जाती है कि इसमें लंबे लंबे
इसमें लंबे लंबे सामासिक पदों, लंबे लंबे सामासिक पदों कामा संयुक्त शब्दों या संयुक्त अक्षरों, ठीक है, संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो लंबे लंबे सामासिक पदों, संयुक्त अक्षरों और, ठीक है, और अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी विशेषता है जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये विशेषताएं हैं, आपको ध्यान रखना है। किसकी विशेषता है ये? ओज गुण की। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ओज गुण की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं। तो ये सभी विशेषताएं आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके मैं कुछ आपको उदाहरण बताता हूं। तो देखिए इसके कुछ उदाहरण हैं, कौन कौन से, देखिए इसके उदाहरण। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। तो उदाहरण में पहला उदाहरण देखिए, जैसे हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती। इसके बाद फिर स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग प्रबुद्ध शुद्ध भारती और स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें कौन सा गुण है, तो इसमें ओज गुण है। दूसरी बात कि इसमें अनुस्वार युक्त और संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो अनुस्वार है इसमें स्वतंत्रता में। इसके बाद फिर लंबे लंबे सामासिक पद भी हैं इसमें स्वतंत्रता में, समुज्ज्वला में ये लंबे लंबे सामासिक पद हैं। फिर इसके बाद संयुक्त अक्षर हैं, तो संयुक्त में जैसे त्र है। फिर इसके बाद में कुछ हम देख रहे हैं कि ये इसमें अनुस्वार का भी प्रयोग किया गया है ना। और इसके बाद फिर इसमें कौन सा गुण हो जाता है, तो इसमें ओज गुण हो जाता है। इसके बाद फिर जब इस पंक्ति को हम पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते समय हमारा कहीं पर भी जोश कम नहीं होता इसको पढ़ने में, इसमें कहीं पर भी शिथिलता नहीं आती। आ रहा समझ में? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। और इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा गुण है फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें काव्य का ओज गुण होता है। तो ऐसे पंक्तियां आपको दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसमें काव्य का कौन सा गुण है, इसमें काव्य का हो जाता है ये ओज गुण। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इसका उदाहरण हुआ, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें तीसरा प्रकार गुण का। तो काव्य का तीसरा गुण आ जाता है प्रसाद गुण। काव्य का तीसरा गुण है प्रसाद गुण। अब देखिए इसमें काव्य का तीसरा प्रसाद गुण होता है। तो ये किसे कहते हैं प्रसाद गुण? तो यहां पर जो प्रसाद शब्द आया है, तो इस प्रसाद का अर्थ होता क्या है, तो प्रसाद का अर्थ होता है खुशी, या इसे को हम कहते हैं प्रसन्नता, ठीक है। तो खुशी या इसको प्रसन्नता अपन कहते हैं, प्रसाद का अर्थ होता है। अब हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर, ये जब किसी काव्य को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, ठीक है, और मन पर छा जाता है। तो ऐसे काव्य के गुण को हम प्रसाद गुण कहते हैं। इसमें क्या होगा, तो जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं, किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर मन खुश हो जाता है या प्रसन्न हो जाता है, मन खुश हो जाता है या प्रसन्न हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम प्रसाद गुण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है,
इसमें हंसी आती है, इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जबकि माधुर्य गुण में क्या हुआ था, तो माधुर्य गुण में हमें सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर हंसी आए। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो प्रसाद गुण होता है, तो जैसे हम सुनते हैं काव्य को या पढ़ते हैं, तो हमको पढ़ते पढ़ते हंसी भी आएगी, सुनते सुनते हंसी भी आएगी, और हमें बहुत खुशी मिलेगी, हमारा मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। तो वहाँ पर ये काव्य का प्रसाद गुण होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? अब इसमें जब प्रसाद गुण में कोई भी रचनाएं लिखी जाती हैं, तो इन प्रसाद गुण में रचनाएं लिखते समय जो भी रचनाकार होता है उनको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हो जाती हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता ये होती है इसमें, पहली विशेषता कि इसमें भी मधुर ध्वनि वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी मधुर ध्वनि वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है। मधुर ध्वनि वाले वर्णों का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। अब मधुर ध्वनि वाले वर्ण कौन से, तो ट ठ ढ ढ ण को छोड़कर क ग ज द स प, इस प्रकार के जो मधुर ध्वनि वाले वर्ण होते हैं ना, इनका उपयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद फिर दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी इसकी, तो दूसरी विशेषता यह होती है कि इसमें पांचाली रीति का प्रयोग किया जाता है। इसमें पांचाली रीति का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आपको सुनने को मिल गया कि भैया ये पांचाली रीति क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेंशन मत लो, बता रहा हूँ मैं आपको कि पांचाली रीति क्या होती है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो पांचाली रीति का प्रयोग किया जाता है। अब यह पांचाली रीति का मतलब क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पांचाली रीति का अर्थ होता है कि इसमें क्या होगा, तो इसमें छोटे छोटे, ठीक है, इसमें छोटे छोटे सामासिक पदों का प्रयोग किया जाता है। इसमें छोटे छोटे सामासिक पदों का प्रयोग किया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, इसका मतलब ये हो जाता है, और दूसरा इसमें ये ध्यान रखना है कि जब इसमें पांचाली रीति का प्रयोग किया जाएगा तो जो भी रचनाएं लिखी जा रही हैं, तो वे रचनाएं कैसे होगी, तो ये भावपूर्ण होगी। कैसे होगी, ये रचनाएं भावपूर्ण होगी, और दूसरा कि ये मर्म स्पर्शी होगी। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से इनको क्या कहा जाता है, तो इस रचनाओं को कहते हैं पांचाली रीति। तो इस रीति से या इस आधार पर जो रचनाएं लिखी जाती हैं उनको कहते हैं पांचाली रीति। तो इसमें छोटे छोटे समासिक पदों का प्रयोग किया जाता है, भावपूर्ण रचनाओं का प्रयोग किया जाता है, मतलब जब रचना लिखी जाएगी तो उसमें भाव झलकता है। फिर इसके बाद मर्म स्पर्शी, मतलब दिल को छू जाए, ऐसी रचना इसमें लिखी जाती है। इसके बाद फिर इसमें जो कठोर ध्वनि वाले वर्ण होते हैं, तो कठोर ध्वनि वाले वर्णों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। इसके बाद फिर इसमें रस कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिन रसों का इसमें प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि पहला देखिए, तो पहला रस इसमें होता है शांत रस। पहला कौन सा हो जाएगा, शांत रस का इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसमें हास्य रस का प्रयोग किया जाता है, हास्य रस। तीसरा इसमें वात्सल्य रस का प्रयोग किया जाता है, वात्सल्य, ठीक है। तो ये रस होते हैं जिनका प्रयोग इस तीसरे गुण में किया जाता है। मतलब जो प्रसाद गुण होता है, तो प्रसाद गुण की रचना लिखते समय ये इतने रसों का प्रयोग उसमें किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो प्रसाद गुण होता है, तो प्रसाद गुण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, तो ये सभी विशेषताएं आपको याद रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको इसकी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया है। अब इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए कुछ उदाहरण इसके, तो इसके उदाहरण में मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, उदाहरण। तो उदाहरण मैंने लिख दिया कि जैसे हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता,
ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए, ठीक है, और शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों से, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, दूर हमको कीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन सा गुण होगा काव्य का? तो इसमें है काव्य का लास्ट प्रसाद गुण, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो पंक्ति है इसमें कहीं पर भी कठोर वर्णों का उपयोग हुआ है क्या? नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें मधुर ध्वनि वाले वर्णों का ज़्यादातर इसमें उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या हो जाता है। तो एग्जाम में आपसे अर्थ नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में ऐसे उदाहरण आपको दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें काव्य का कौन सा गुण है, बस ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा गुण है काव्य का, इसमें प्रसाद गुण होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, तो हे आनंद के दाता भगवान हमें क्या दो? ज्ञान दो, और शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। तो हमारे अंदर जो दुर्गुण है वो शीघ्रता से दूर कर दीजिए। आ रहा समझ में? तो ये इसका ऐसा अर्थ हो जाता है, लेकिन अर्थ आपसे कभी नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिए। आपको सिर्फ ऐसी पंक्तियां दी जाएगी और सीधा आपसे पूछा जाएगा कि इसमें काव्य का कौन सा गुण है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो ये इसका उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसके बाद फिर एक और इसका उदाहरण आ जाता है कि जैसे गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काहे के लागू पाए, काहे के लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो बताए, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इस पंक्ति में यह बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी अपन देखते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काहे के लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस पंक्ति में कहीं पर भी आपको ट ठ ड ढ ण इस प्रकार के कुछ शब्द दिख रहे हैं क्या? नहीं है। तो इसमें कोई भी अक्षर का प्रयोग यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लंबे लंबे समासिक पदों का भी उपयोग हुआ है क्या? नहीं होता। तो इसमें छोटे छोटे समासिक पदों का प्रयोग किया जाता है। ये इस गुण की, इस काव्य के गुण की विशेषता होती है। तो प्रसाद गुण की यही विशेषता होती है कि इसमें लंबे लंबे समासिक पद नहीं होते, कठोर ध्वनि वाले वर्ण ट ठ ड ढ नहीं आते, इसमें छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और मधुर ध्वनि वाले वर्णों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ज़्यादातर इसमें देखिए, जिसमें ग है, फिर द है, फिर क है, फिर ल है, फिर प है। तो जो मधुर ध्वनि वाले वर्ण है ज़्यादातर इसी का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इसमें कौन सा गुण हो जाता है काव्य का? तो इसमें काव्य का प्रसाद गुण होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे, अब किसके पैर लागू? तो कन्फ्यूजन होता है भक्त को। तो फिर क्या हुआ? तो फिर यहाँ हुआ कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हे गुरु, प्रथम तो आप ही है, क्योंकि आपने ही मुझे बताया कि गोविंद क्या होता है, भगवान की भक्ति कैसे की जाती है, कैसे भगवान को प्राप्त करें। तो गुरु आपने ही तो बताया था गोविंद के बारे में, ये इसमें ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए मेरे लिए प्रथम कौन है? तो गुरु मेरे लिए प्रथम है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है काव्य का गुण? इसमें है काव्य का प्रसाद गुण। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कभी भी अर्थ आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा, ऐसी पंक्तियां दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसमें काव्य का कौन सा गुण होता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इसमें काव्य का प्रसाद गुण होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभी तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसे पंक्तियां दे दी गई है और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें काव्य का कौन सा गुण है फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस पंक्ति में कौन सा गुण होता है, ये तो आपको उस समय एग्जाम में ही आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज का हमारा यह सेशन समाप्त हो जाता है और इसी के साथ ये काव्य का गुण का टॉपिक भी समाप्त हुआ।
इसके बाद का फिर जो टॉपिक है वो जल्दी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।